सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम गोविंद पांडे की पुस्तक पढ़ रहे हैं और कल हमने जो पढ़ा था वो लिपि के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से लिपि का विकास हुआ था। और लास्ट में हमने देखा कि जो लिपि थी ब्राह्मी से होते हुए गुप्त लिपि, वहाँ से सिद्ध मातृका यानी कुटिल होते हुए फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, देवनागरी और शारदा। तो देवनागरी के अंदर उसका जो समय था 9वीं शताब्दी और जो शारदा करके पढ़ते हैं उसको 10वीं शताब्दी में हमने पढ़ा था। तो यहाँ आज हम इसी देवनागरी के विषय में यहाँ पे बात करेंगे कि देवनागरी लिपि क्या थी और कैसे इसका विकास हुआ, किस तरह से आई। तो पहली बात तो यहाँ कह रहे हैं कि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से चौथी और पाँचवीं सदी में गुप्त लिपि और गुप्त लिपि से छठी सदी में कुटिल लिपि विकास हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी का प्राचीनतम रूप विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं, है ना। तो कुटिल लिपि से ही 9वीं सदी के लगभग नागरी का जो प्राचीन रूप होता है वो विकास करता है और उसी को प्राचीन नागरी कहते हैं। तो कल जो हमने डायग्राम देखा था इसी तरह से देख रखा था कि ब्राह्मी थी और ये ब्राह्मी लिपि डिवाइड हुई थी दो पार्ट में। तो यहाँ जो दक्षिणी वाली थी ये रुक गई थी, इसके अंदर तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, इस तरह की लैंग्वेज आ गई थी। ये उत्तरी शाखा से, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि ब्राह्मी की उत्तरी शाखा से, तो ये उत्तरी से निकलती थी। दक्षिणी वाली तो स्टॉप हो जाती है, उसके अंदर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ आदि लिपियाँ आ जाती हैं। और यहाँ जो उत्तरी वाली है ये थोड़ा विकास करती है। चौथी पाँचवीं समय का जो होता है यहाँ पे गुप्त लिपि आती है और फिर गुप्त लिपि से आगे बढ़ करके जो छठी वाला समय होता है, छठी शताब्दी वाला, यहाँ पे आपकी सिद्ध मातृका कह लीजिए, चाहे इसको कुटिल लिपि कह लीजिए ना, ये आती है। अब यहाँ से फिर और आगे बढ़ती है तो 9वीं के करीब में आपकी देवनागरी आती है और फिर 10वीं के समय में शारदा आती है। तो यही देवनागरी को जो 9वें समय पे पहुँचती है इसको हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो यही जो 9वीं में विकास हुआ कह रहे हैं किसके रूप में हुआ था? प्राचीन नागरी के रूप में। अब बात आती है देवनागरी लिपि के नाम के विषय में। अनेक मत हैं जो इस प्रकार हैं। देखिए क्या क्या बोलते हैं, कौन कौन से मत हैं इसको देखिए। देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत हैं जो इस प्रकार हैं। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ है। एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, ललित विस्तार जो बौद्ध ग्रंथ है इसमें नाग लिपि को प्रायोरिटी दी गई है ना, कि नाग लिपि थी और उसी से नागरी लिपि निकली है। कौन मानता है? ललित विस्तार मानता है। दूसरा, नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी बना। एक दूसरा बिंदु आ रहा है, नगरों में हुई थी तो नगरों में प्रचलित, तो नगर से देवनागरी हो गई। तीसरे कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र जो शब्द है इसको नागर कहते हैं। पाटलिपुत्र को नागर कहा जाता था और चंद्रगुप्त को देव। तो एक ने रीजन दिया कि देव देव नाम से आया, देव जो देवनागरी शब्द में देव शब्द है वो चंद्रगुप्त के लिए और जो नागरी शब्द लगा वो पाटलिपुत्र के लिए था, इसीलिए इसको देवनागरी कहा गया। ठीक है। अगला जो बिंदु आता है वो क्या आता है? चौथा वाला। यहाँ पे कह रहे हैं कि चौथा, श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व, जब देवताओं की प्रतिमा बनाई जाती थी ना, उससे पहले उसकी उपासना, उनकी जो देवताओं की उपासना होती थी वो सांकेतिक चिन्हों के द्वारा होती थी, है ना। मूर्ति बनाने की जो प्रतिमा बनाई जाती थी देव, उससे पहले उपासना होती थी और जो उपासना होती थी ना वो सांकेतिक चिन्हों के द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। जो ये सांकेतिक चिन्ह थे कहाँ लिखे जाते थे? त्रिकोण टाइप के जो यंत्र बनाए जाते थे उनके बीच में ये सांकेतिक चिन्ह लिखे जाते थे, कह रहे हैं। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे। जब ये यंत्र तैयार हो जाता था, ये ट्रायंगल टाइप के होते थे, त्रिकोणादि, और इनके बीच में जो लिखे जाते थे सांकेतिक शब्द, यही क्या होते थे? कह रहे हैं देवनागरी कहलाते थे, देवनागर कहलाते थे। और उनके मध्य में, है ना, जो ये ट्रायंगल है ये तो देवनागर कहलाता था और उनके मध्य में लिखे जाने वाले जो सांकेतिक चिन्ह या वर्ण है उसी को क्या कहते थे? देवनागरी कह लेते। ठीक है। तो ये बातें कौन कहते हैं? श्याम शास्त्री जी कहते हैं। प्रतिमा श्याम की होती है, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। देवताओं की बात, प्रतिमा की बात या मंत्रों की बात, सांकेतिक चिन्हों की बात कौन कहेंगे? श्याम कहेंगे, है ना, श्याम के लिए कहेंगे। अगला पॉइंट है गुजरात के नागर। गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे उनके आधार पर नागरी पड़ा, है ना। तो गुजरात स्थान हो गया, यहाँ पे नागर नाम के ब्राह्मण रहते थे, उन्हीं नागर ब्राह्मणों के कारण इसका नाम नागरी पड़ा। एक मत ये है। अब अगला मत है धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग में एक स्थापत्य की एक शैली थी, है ना। तो ये नागर शैली होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा। तो हमने क्या पढ़ा?
टोटल 6 लैंग्वेज 6 टाइप से डिफाइन किया गया देवनागरी को। अब कह रहे हैं कि देवनागरी का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, सबसे पहले जो प्रयोग है देवनागरी का, गुजरात के राजा जयभट्ट, जिनका समय 7वीं 8वीं शताब्दी है, उसके शिलालेख में हुआ था, है ना। तो देवनागरी का जो समय हम 9वीं पढ़ रहे हैं, उससे थोड़ा समय पहले 7वीं 8वीं शताब्दी में गुजरात के एक राजा हुए थे जयभट्ट करके, है ना। तो ये जो देवनागरी प्रयोग थी उन्हीं जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलती है। ये सर्वमान्य है, ये बात ध्यान रखेंगे और इम्पोर्टेंट हो गया। अगर मेरा ये पूछा गया ना सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं 8वीं सदी में शिलालेख में हुआ था। इन बातों को अब एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, पहली बात आपने एक बात जानी होगी कि अगर हमसे पूछा जाता है, पहला एक पॉइंट बता रही हूँ, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि देवनागरी लिपि निकली कैसे, है ना। तो आपको तब बताना है कि सबसे पहले जो ब्राह्मी थी, ये लिपि से निकलती है हमारी देवनागरी। भले ही कैसे भी वृक्ष गया हो, दिमाग में उसको बिठा लेना। ये 2 पार्ट में बटेगी, यहाँ दक्षिण आ जाएगा और यहाँ आपकी उत्तरी आ जाएगी। दक्षिण वाली में आपकी तमिल, तेलुगु, है ना, 2 तो तौ से हो गया और एक कन्नड़ करके आप यहाँ पे याद कर लीजिए। लेकिन जो उत्तरी वाली है ना, ये सबसे पहले जब आगे विकसित होती है तो 4 और 5वीं शताब्दी में यहाँ पे गुप्त लिपि का विकास होता है। ये बात याद रखेंगे कि उत्तरी में अब एक समय ऐसा होता है 4वीं और 5वीं के बीच में, 4वीं और 5वीं के बीच में, जब ये गुप्त लिपि चलती है। गुप्त लिपि कुछ समय चलती है, उसके बाद जब छठी का समय आता है तो यहाँ पे सिद्ध मातृका एक लिपि आती है, सिद्ध मातृका। अब यहाँ प्रश्न बन सकता है ना, सिद्ध मातृका का दूसरा नाम क्या है, तो इसको कुटिल लिपि भी कहते हैं, ठीक, कुटिल लिपि कहते हैं। अब क्या हुआ था, जब ये कुटिल लिपि थी, ये कुटिल लिपि आगे चली और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, है ना। ये 2 पार्ट में डिवाइड हुई तो क्या बना, एक पार्ट इसका बना, जो कुटिल थी, एक से देवनागरी निकल गई और एक से क्या बन गया, शारदा निकल गई, है ना। यानी कि इस कुटिल से 2 लैंग्वेज निकलती हैं, एक देवनागरी लिपि, 2 लिपियाँ निकलती हैं, एक शारदा लिपि। तो देवनागरी जो है ये 9वीं की है और जो शारदा है ये 10वीं की है। इसको आपको ये डायग्राम को मन में बिठा लेना है। अब इसके बाद जब देवनागरी की बात आती है कि विद्वानों ने देवनागरी को कहा क्या है ना, बात तो ये आती है। इस देवनागरी के बारे में जो विभिन्न मत हैं, पहले तो आप 4 मतों को ऐसे कर लेना, है ना। अब 2 इसके लिए डेफिनेशन आती हैं, 2 परिभाषा वाले हैं, 4 तो सीधे सीधे शब्दों को पकड़ते हैं। जैसे एक ने नगर को पकड़ा, है ना, कि नगर मतलब शहर, तो नगर में रहने वालों की ये लैंग्वेज है, इसलिए इसको देवनागरी कहा गया। बहुत सिंपल सी बात है ना। फिर नगर से नागर बना, नगर से आप नागर बना लीजिए। नागर में क्या कहते हैं, नागर जो है ये ब्राह्मण थे। नागर को क्या कहा जाता है, गुजराती ब्राह्मण, है ना। तो ये ब्राह्मण थे कहाँ पर, गुजरात में, ठीक, गुजरात में ब्राह्मण थे नागर। तो इन ब्राह्मणों के कारण इसको गुजरात में नागर ब्राह्मणों के चलते इसको देवनागरी कहा गया। दूसरा ये आ गया, तो नगर में हमने आ की मात्रा लगाई, नागर हो गया। अब इसमें आप रॉ को हटाइए तो नाग सेज बच गया, है ना। तो नाग से आप नाग लिपि कर दीजिए। ये नाग कहाँ पे पाया गया था, विस्तर में, है ना, विस्तर में। तो ललित विस्तरा करके जो ग्रंथ आता है, ये बौद्धों से रिलेटेड ग्रंथ था। तो ये कहते हैं कि नाग लिपि से निकली हुई है। अब ये प्रश्न बनेगा ना, किसने कहा था नाग लिपि से बनती है, तब नाग विस्तर में आया था। तो नाग लिपि विस्तर मतलब ललित विस्तरा, और ललित विस्तरा किसकी पुस्तक है, बौद्धों की पुस्तक है। उसमें कहा गया है कि ये जो है नाग लिपि से निकली है। अब चौथी हमको एक ऐसी और एक मिलती है कि जो देवनागरी है ना, तो इसको ऐसे ही लिख लेना, देव को अलग लिख लेना और नागरी को अलग लिख लेना। देव मतलब यहाँ पे चंद्रगुप्त को क्रिएट किया गया और नागरी का मतलब यहाँ पे पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिपुत्र के राजा थे तो पाटलिपुत्र को करा गया। तो लोगों का कहना है कि देव मतलब चंद्रगुप्त और नागरी मतलब पाटलिपुत्र होने से इसका नाम देवनागरी पड़ा। तो 4 तो हमने ये मत पढ़े थे। अब आती है 2 हमारी परिभाषाओं वाली, है ना। 2 हमको अब परिभाषाओं के रूप में निकले। 4 जब हमने इजीली इसको निकाल लिया, अब हमारे पास परिभाषाएं सरल सी बचती हैं। हमको याद रखना है कि देवनागरी के लिए जो परिभाषाएं दी थी, एक धीरेन्द्र ने दी थी और एक श्याम ने दी थी, है ना। आर श्याम में याद कर लीजिएगा इनको, आर श्याम करके, है ना। तो आर श्याम देते हैं। तो धीरेन्द्र वर्मा ने तो सीधे कहा कि मध्यकाल में क्या हुआ था, मध्यकाल में एक नागर शैली आई थी। नागर शैली आपको दिमाग में बन रहा होगा, जो ये शैली थी ना, नागर शैली। आपने गांधार शैली जब बाबर मुगल काल जब आया था
तो वहाँ पे काफ़ी स्थापत्य कला शाहजहाँ और जहांगीर इनके टाइम पे स्थापत्य कला चरम विकास में थी ना। शाहजहाँ के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है स्थापत्य के रूप में। तो उस समय जो नागर लिपि या गांधार शैली में लिखा जा रहा था या उस समय बनाए जा रहे थे, तो ये जो धीरेन्द्र हैं वो कहते हैं कि मध्यकाल में जो नागर शैली आई थी उसी नागर शैली से ये नागरी पड़ गई, देवनागरी जानी लगी। अब श्याम जो हैं, आर श्याम करके जो आ रहे हैं, ये बोलते हैं कि एक त्रिकोण करके एक यंत्र बनाया जाता था और इन यंत्रों को क्या कहते थे, देवनागर कहते थे। इसके अंदर कुछ जो सांकेतिक चिन्ह दिए जाते थे उनको देवनागरी कहा जाता था। ज़्यादा भूल जाइए, है ना, केवल एक त्रिकोणात्मक आकृति का यंत्र, उसके अंदर एक सांकेतिक चिन्ह, ये वाली बात कौन करते हैं, श्याम। ठीक, तो ये हमारे हो गए देवनागरी के लिए 6 मत, ये ध्यान रखें, पूरे 6 मत। अब बात आती है कि ये क्यों पढ़ा जो सर्वमान्य है कि सर्वप्रथम क्या है, तो ये गुजरात में राजा जयभट्ट को याद करेगा। इनके एक शिलालेख में 7वीं 8वीं शताब्दी में देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। ये सर्वप्रथम है इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। अब अगला जो बनता है उसको देखेंगे, देवनागरी की विशेषताएं। यहाँ पे विशेषताओं के लिए क्या कह रहे हैं कि एक एक की पॉइंट पकड़िएगा, देवनागरी की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले देवनागरी जो है ये अक्षरिक है, ठीक है। देवनागरी लिपि क्या है, अक्षरिक है, जबकि हम रोमन लिपि को क्या पढ़ाए हैं, वो उसमें होती है, वर्णों में होती है ना, और ये अक्षरिक है। तो देवनागरी में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चरित होते हैं। ये एक विशेषता है इसकी कि एक वर्ण के लिए एक ध्वनि होती है, किसमें, देवनागरी में। ठीक, एक वर्ण के लिए एक ध्वनि, यानी कि प्रत्येक अक्षर यहाँ पे उच्चरित होते हैं। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णन कैसा है, वैज्ञानिक है। तो 3 विशेषताएं हमको जान लेनी है। अब हमने देवनागरी का पहले डायग्राम पकड़ लिया कि कैसे आई, फिर हमने ये पढ़ लिया कि देवनागरी नाम कैसे पड़ा, तो 6 पॉइंट वो पकड़ लिए। अब अगर इसकी विशेषताएं पूछी जाती हैं कि देवनागरी की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, विशेषताएं आप बस देवनागरी की या छोटे छोटे कीवर्ड में विशेषताएं याद कर लीजिए। एक, ये वैज्ञानिक है, ठीक, एक क्या है, वैज्ञानिक है। दूसरा ये क्या है, ये अक्षरिक है, अक्षरों में लिखी जाती है। तीसरा, हर एक अक्षर को बोलने के लिए क्या किया जाता है, उच्चरित, मतलब हर अक्षर का उच्चारण इसमें किया जाता है। या ये कह लो कि हर वर्ण के लिए क्या होती है, एक ध्वनि प्रयोग होती है। ये इनकी विशेषताएं हो गई। ठीक, अब आता है धीरे धीरे जब हमारी जो देवनागरी लिपि थी प्रयोग में, वो बाद में विकास भी तो करी गई ना, तो किस तरह से उसमें सुधार आया है उसके बारे में अब यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो सुधार की बात आई है वो बाल गंगाधर तिलक की आती है। 1904 में इन्होंने अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 1900 टाइपों का एक फॉन्ट तैयार किया, और इस फॉन्ट को क्या कहते हैं, तिलक फॉन्ट कहते हैं, और देवनागरी लिपि का सुधार आरंभ किया। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, 1904 पे इस पे वर्क हुआ है, ठीक है। 1904 में एक केसरी पत्र निकाला, किसने निकाला, तो सबसे पहली बात याद रखना चाहिए केसरी पत्र किसका है, तो आपको याद रखना है तिलक का है। इस केसरी पत्र के लिए इन्होंने क्या किया था, एक तिलक फॉन्ट तैयार किया था। क्या तैयार किया था, तिलक फॉन्ट तैयार किया था। तो जब ये तिलक फॉन्ट तैयार किए थे तो उस तिलक फॉन्ट में इन्होंने कितने टाइपों का फॉन्ट तैयार किया था, ये तिलक फॉन्ट इनका 190 टाइपों का था, ध्यान रखना 190 टाइपों का। तो इन्होंने कितने में से ये 190 की छटाई कर रखी थी, तो 1 9 2 6 इतने इनको 1926 इनके पास टाइप थे, उसमें से छटाई करके इन्होंने 190 टाइप तैयार की, और इन टाइपों को इनके द्वारा निकाला गया था, इसलिए इसको तिलक फॉन्ट कहते हैं। और इस तिलक फॉन्ट का काम इन्होंने किया केसरी पत्र में, और ये कब किया था, 1904 में। तो ठीक है, इतना इनके लिए याद रखिएगा। अगला जो है दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि सर्वप्रथम महाराष्ट्र के जो सावरकर बंधु थे, इन्होंने अ की 12 खड़ी तैयार की, और जो ये अ की 12 खड़ी तैयार की थी इसको महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक में प्रयोग किया था। अब इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या आ रही है कि जो दूसरा बिंदु हमारे पास, पहले तो फॉन्ट के बारे में आ गया है ना, तिलक फॉन्ट, इसके बाद हमारे पास आ गया अ की 12 खड़ी। दूसरा पॉइंट हमारे पास केवल 12 खड़ी का है, ठीक है। अब ये 12 खड़ी जैसे ही आपके दिमाग में आ रही है अ की 12 खड़ी, तो पहली बात इसमें देती है कि ये सावरकर बंधु ने दी है, ठीक, पहली बिंदु। दूसरा, कहाँ के थे ये लोग महाराष्ट्र के थे, ये याद कर लीजिएगा। अब ये अ की 12 खड़ी का प्रयोग कहाँ पे होगा, तो याद रखेंगे ये हरिजन
सेवक में हुआ। हरिजन सेवक किसका किसका पत्र है? ये गांधी जी का पत्र है। किसका है? गांधी जी का पत्र है। और इस जो सावरकर बंधु ने अ की 12 खड़ी दी थी, इसका प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो हरिजन पत्र में किया था। ठीक है, तो ये जो अ की 12 खड़ी का सबसे पहले प्रयोग हुआ है वो हरिजन पत्र में, हरिजन सेवक में हुआ था। ये बात हमको ध्यान रखना है। अब अगले जो यहाँ पे एक नाम आता है गोरख प्रसाद। ठीक है, इन्होंने क्या कहा ना, व्यंजन के बाद दाहिने तरफ से मात्रा डालनी चाहिए। याद रखना, जो मात्रा होती है, जो ये मात्रा की बात करते हैं, ये व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ लिखना चाहिए। कौन कहते हैं? गोरख प्रसाद कहते हैं। अगले श्रीनिवास हैं। दो नाम बहुत नए हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना। श्याम सुंदर दास एक छूट रहे हैं ऊपर, इनको भी ध्यान दीजिए। श्याम सुंदर दास हैं, इन्होंने पंचमाक्षरों पर बल दिया। ये कहते हैं कि जो ङ यण अ म है, इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, पंचमाक्षरों की जगह पे अनुस्वार का प्रयोग करने का प्रस्ताव किसने दिया? तो ये श्याम सुंदर दास ने दिया। किसने दिया था? श्याम सुंदर दास ने दिया था। अब एक आ रहे हैं गोरख प्रसाद। ये कहते हैं कि जो मात्राएं हैं वो व्यंजन के, जो जैसे हम व्यंजन लिख रहे हैं, उनके दाहिनी साइड से ही केवल दी जानी चाहिए। ये कौन कहते हैं? गोरख प्रसाद कहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं श्रीनिवास। ये बोलते हैं कि महाप्राण वर्णों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि जो अल्प प्राण है ना, उन्हीं के नीचे एक चिन्ह लगा देना चाहिए, जिससे अल्प प्राणों की संख्या आने से रह जाएगी, है ना। जैसे आपने क बोला, फिर ख बोला, फिर ग बोला, फिर घ बोला। अब समझिए इसको कि अगर ये कहते हैं कि महाप्राण हटा दो, जबकि क जो अल्प प्राण है आपके पास क, जब आपको इसको लिखना हो महाप्राण के रूप में, तो इसके नीचे एक डंडी लगा दो। तो क के नीचे डंडी लगाओ तो महाप्राण, और अगर डंडी हटा दो तो ये अल्प प्राण हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगी? तो बहुत ज़्यादा वर्णों को आने से बच जाएगा। वो कौन कहते हैं? ये श्रीनिवास कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे? इंदौर में। 24वां अधिवेशन था, 1935 में हुआ था। महात्मा गांधी उसमें सभापतित्व थे, और ये नागरी लिपि सुधार समिति का इन्होंने वहाँ पे गठन किया था। ध्यान रखेंगे, जो नागरी लिपि सुधार समिति हुई थी, ये कब हुई थी? तो 24वें अधिवेशन, जो कि 1935 में हुआ था इंदौर में। हिंदी साहित्य सम्मेलन था, जिन्होंने इस विषय पर बात की कि नागरी लिपि पर सुधार होना चाहिए। इसका गठन किया था। सभापतित्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी कर रहे थे। बाद में जो ये लिपि तैयार हो गई थी, नागरी लिपि सुधार समिति, इसके जो संयोजक हुए वो कौन हुए थे? काका कालेलकर हुए थे। तो नागरी लिपि सुधार समिति के जो संयोजक हुए वो काका कालेलकर थे। सम्मेलन में इन्होंने 14 सुझाव रखे थे। यहाँ ये थोड़ा सा यहाँ पे मिटा हुआ है, ये 4 दिख रहा है, ये 14 है, इसको याद रखिएगा, है ना। तो जब ये सम्मेलन था, काका कालेलकर जब नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक बने थे, तो उस सम्मेलन में कितने सुझावों को स्वीकार किया गया था? तो 14 को। ठीक है, फिर है नागरी प्रचारिणी सभा। ध्यान रखेंगे, नागरी प्रचारिणी सभा का समय जो है लगभग ये 1893 में आई थी, और फिर इनकी पत्रिका आती है 1896 में, है ना। तो ये जो नागरी प्रचारिणी सभा थी, इन्होंने फिर ये 35 के बाद, ठीक 45 में, है ना, इसके बाद नागरी लिपि सुधार के लिए एक समिति का और गठन किया था। किसने? नागरी प्रचारिणी सभा ने। फिर इसके बाद क्या होता है? उत्तर प्रदेश सरकार आती है, और एक 45 के फिर ठीक ये क्या कहते हैं, 2 साल के बाद 47 में, 1946-47 में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में क्या किया जाता है? नरेंद्र देव की अध्यक्षता में फिर एक नागरी लिपि सुधार का निर्माण हुआ। यानी कि 3 बार इसमें नागरी लिपि सुधार आ गई। 35 से लगातार सुधार कर रही है। 35 में जो इंदौर में अधिवेशन हुआ था वो था। फिर उसके बाद ठीक 35 के बाद दूसरा जो हुआ, 35 के बाद कब हुआ था? 45 में हुआ था, जो नागरी प्रचारिणी द्वारा किया गया। फिर उसके ठीक 2 साल के बाद नरेंद्र देव के द्वारा लखनऊ में हुआ है। ठीक है, तो 3 बार यहाँ पे आपका समिति में बदलाव हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे। तो जो नरेंद्र देव वाली थी, इस समिति में 9 बैठकें हुई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि नरेंद्र देव वाली जो समिति थी उसमें कितनी बैठकें हुई थी? 9 बैठकें हुई थी। तो समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो 47 में इन्होंने उस पर वर्क किया, और उसके बाद 39 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत कर दी। तो नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28-29 नवंबर 1953 में, अब ये देखिए 39 में रिपोर्ट इन्होंने जमा की, 49 होता है ना, 49 में इन्होंने रिपोर्ट जमा की, 49, 50, 51, 52, 53, 54 और 55, ये 53 तक आपको जाना है ना। तो 49 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी है, 50, 51, 52 और ये रहा इनका 53। यानी कि ठीक 4 साल के बाद क्या हुआ था?
तो नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में एक परिषद का गठन हुआ था। कब? 53 में। ठीक है, यहाँ पे 53 आ जाएगा। ठीक, इसकी रिपोर्ट सौंपने के 4 साल के बाद 53 में फिर लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन हुआ और इसमें राज्यों के मंत्री और विद्वानों को आमंत्रित किया गया है ना, अब सबकी राय लेने के लिए। तो यहाँ पे विद्वानों को एकत्रित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता, जो परिषद गठन हो गया था 55 में, उसकी जो अध्यक्षता थी वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यहाँ पे की थी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जो सुनीति कुमार चटर्जी हैं ये कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी को नहीं लाना चाहते थे, बल्कि क्या कहते थे, इसकी जगह पे रोमन लिपि को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बात किसकी है? सुनीति कुमार चटर्जी की। तो इस तरह से हमने देवनागरी लिपि को देखा, समझा और यहाँ जो हमने सुझाव पढ़े हैं इनको विशेषता ध्यान दीजिएगा। और एक बार अगर की पॉइंट में हम इसको समझें तो आप इसमें समझिएगा। सबसे पहले अगर देवनागरी लिपि की बात आती है ना, ज़्यादा मैंने इंडेक्स आपको कैसे आई ये तो बता दिया। अगर देवनागरी की बात आती है तो पहली बात याद रखना कि ये नगर से मानी है ना, नगर से मांगने से नागरी हुई। फिर ये नागर यानी कि ये गुजरात के ब्राह्मण थे, उनसे मानी गई, तो ये देवनागरी तब कही गई। तीसरा, ये नाग लिपि से मानी गई और नाग किस में था? विस्तर में था। तो विस्तरा से आप ललित विस्तरा ग्रंथ याद करिएगा, तो ये बौद्धों का ग्रंथ था, बौद्ध सिद्धों का, तो उससे इन्होंने कहा गया कि इससे देवनागरी लिपि है। चौथा, एक मत आता है देव और एक आता है नागरी। इसी से हमने पढ़ा कि देव का मतलब चंद्रगुप्त से और नागरी का मतलब पाटलिपुत्र से, तो इसकी वजह से इसको देवनागरी कहा गया। अब दो हमने देवनागरी आने के कोटेशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? 2 कोटेशन पढ़े थे। उस कोटेशन में एक था धीरेन्द्र वर्मा का, धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र तो कहते हैं कि एक नागर शैली आई थी, क्या बोलते हैं ये, मध्यकाल में एक नागर शैली आई थी, इसी नागर शैली के कारण ये क्या हो गई, देवनागरी कही जाने लगी। एक आते हैं आर श्याम करके, है ना, ये श्याम करके जो आते हैं, श्याम मिश्र करके, ये बोलते हैं कि एक उस समय त्रिकोण वाली आकृति ली जाती थी, जो क्या कहलाती थी, देवनागर कहलाती थी, और इसके अंदर एक सांकेतिक चिन्हों में इसको लिखा जाता था, तो ये देवनागरी कहलाने लगी। तो यंत्र और इस यंत्र में लिखे जाने वाले सांकेतिक चिन्ह या एक प्रतिमा याद कर लीजिए, प्रतिमाओं को श्याम ने बनाए थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको 6 रूप में बांट लिया। अब बात आती है किसकी, जब हमने देवनागरी को अच्छे से समझ लिया तो विशेषताएं मैंने आपको बताया है। अगर आप इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, विशेषता की देवनागरी की, सबसे पहले ये अक्षरिक है, तो ये अक्षर शब्दों को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ये अक्षरिक है, ये वैज्ञानिक है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक वर्ण के लिए क्या होता है, एक वर्ण के लिए एक ध्वनि भी होती है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो 3 विशेषताएं इसकी याद करिएगा। अब अगर इसमें सुधार की बात करें, धीरे धीरे समय के साथ सुधार हुआ था ना, तो सुधार हुआ, पहली बात याद रखेंगे, सबसे पहले तिलक ने किया था। ठीक है, सबसे पहले तिलक ने किया था। कब किया था ये बात याद रखना, ये 1904 में करते हैं। कब करते हैं? 1904 में करते हैं। किस पत्र के लिए किया तिलक ने? एक केसरी पत्र था, उसके लिए किया। ठीक है, तो कितने फॉन्ट इनको उस समय मिले थे, मतलब जो टाइप मिले थे वो कितने थे इनके पास? तो 1926 टाइप थे। इससे इन्होंने कितनों की छटनी करके इतने टाइपों में से कितना छटनी किया इन्होंने? तो इन्होंने 190 टाइपों को छटनी की। जो ये 190 टाइप निकाले, इसको क्या नाम दिया गया? इसको तिलक ने निकाले थे तो इसको तिलक फॉन्ट कहा जाने लगा। क्या कहने लगे? इसको तिलक फॉन्ट कहा जाने लगा। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, ये 190 जो ये निकाले थे, इसका प्रयोग इन्होंने कहाँ किया? अपने केसरी पत्र में किया था। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं। तो एक पॉइंट हमारा तिलक को लेके हो गया सुधार के लिए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि दूसरा जो पॉइंट था, अ की 12 खड़ी, अ की 12 खड़ी थी। ध्यान रखना, केवल मैं उन्हीं चीज़ों को बता रही हूँ, 12 खड़ी। ठीक है, 12 खड़ी। तो ये 12 खड़ी जो थी, पहली बात ये किसने दी थी याद रखेंगे, ये सावरकर बंधु ने दी थी, सावरकर बंधु ने दी थी। ठीक है, सावरकर बंधु थे, इन्होंने दी थी। सावरकर बंधु कहाँ के रहने वाले थे? ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन सावरकर बंधुओं ने जो अ की 12 खड़ी थी, इसका प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, है ना, महात्मा गांधी ने किया था। और किस में किया था, किस में किया था? तो आपको उत्तर देना है। इनका एक पत्र है हरिजन सेवक।
ठीक है। पहली बार जो अ की 12 खड़ी है उसका प्रयोग किस में हुआ है? हरिजन सेवक में किया है, मोस्ट है। और अ की 12 खड़ी कौन दी है? सावरकर बंधु। ये 4 पॉइंट आपको इसमें याद कर लेने हैं। ठीक। अब इसके बाद जो 5वां पॉइंट हमारे पास, जो इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है तीसरे नंबर का, वो है पंचमाक्षर। ठीक है। अब पहली बात, पंचमाक्षर होते क्या है पंचमाक्षर? तो आपको याद रखना है ङ, य, ण, न और म, ये पंचमाक्षर होते हैं। ठीक। इनको पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार के रूप में प्रयोग करने की बात कौन कहते हैं? ये श्याम सुंदर कहते हैं। ये नाम आपको याद रखना है कि इतनी बार आप ये ङ या ण नाम लिखने से बच जाओगे, सीधे सीधे वहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग करो। ये कहने वाले कौन थे? श्याम सुंदर थे। ठीक। ये हमारी 3 बातें हो गई। अब हमारा चौथा जो पॉइंट आता है वो क्या कहते हैं कि जो व्यंजन होते हैं, सॉरी, जो क्या कहते हैं, मात्रा होती है ना, मात्राएं जो हम स्वर की मात्रा देते हैं, ये व्यंजन के हमेशा दाहिनी ओर से लिखा जाए। केवल दाहिनी ओर से लिखने की बात करते हैं, दाहिनी ओर से लिखा जाए। ये कौन कहते हैं? तो यहाँ पे ये गोरख प्रसाद कहते हैं, याद रखना। ठीक। तो व्यंजनों के लिए जो मात्रा दाहिनी रहती है वो हमेशा दाहिने से दें। ये गोरख प्रसाद का मत हो गया, बस इतना ही है, उनका ध्यान रखना है। इसके बाद एक होते हैं, एक आपके पास मत आता है जो क्या कहते हैं कि जो अल्प प्राण होते हैं ना, इसी पर काम किया जाए, है ना। महाप्राणों के लिए महाप्राणों का प्रयोग नहीं किया जाए, बल्कि जो अल्प प्राण है इन्हीं के नीचे एक चिन्ह लगा करके उसको महाप्राण के रूप में लिखा जाए। ऐसा कहने वाले कौन है? ये श्रीनिवास हैं। ठीक है। तो इसको याद रखना है, श्रीनिवास को। क्योंकि एक बात है, जैसे हमने क लिखा, ये अल्प प्राण है। उनका कहना था श्रीनिवास का कि जब आपको इसको, इसी क को महाप्राण के लिए करना है तो इसके नीचे आप एक कोई चिन्ह दे दीजिए, तो आप इसको महाप्राण के पढ़ेंगे वहाँ पे, क्योंकि वो चिन्ह उसके लिए, महाप्राण के लिए ही आप लगा रहे हैं। जब तक इसमें चिन्ह हटेगा तब ये अल्प प्राण हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? तो जो महाप्राण आ गए हैं ये वहाँ से हट जाएंगे और वर्णों की संख्या कम हो जाएगी। ऐसा मानना किसका था? तो ये श्रीनिवास का था। ये बात याद रखना है। अब बात आती है कि सुधार में जो सम्मेलन यूज हुए थे कब कब हुए थे। अब यहाँ आपको बात याद करनी है। सबसे पहला जो एक सुधार के लिए जो सम्मेलन हुआ था 1935 में हुआ था। पहले ये मतलब जो सन है ना, इनको एक जगह याद कर लेना। फिर दूसरा जो हुआ था वो 1945 में हुआ था, और एक हुआ था 1947 में हुआ था, और एक 1947 के बाद जो हम पढ़ते हैं 1949 में पढ़ते हैं, और एक जो लास्ट पढ़ते हैं वो 1955 में पढ़ते हैं। तो ये सन हमको याद करना है। ठीक। अब 1935 वाला क्या है? 1935 वाला आपको याद रखना है, ये इंदौर का अधिवेशन है ना। इंदौर अधिवेशन है। यहाँ पर कौन कौन गए थे? अगर इस अधिवेशन की बात करते हैं कि इंदौर अधिवेशन कौन सा वाला था, तो 24वें नंबर का ये अधिवेशन था। ये आपको याद रखना है इसमें, है ना। और ये किसके, कौन इसमें सभापतित्व थे? तो महात्मा गांधी इसमें सभापतित्व थे, ये याद रखना है। ठीक है। और इन्हीं के उसमें एक समिति का गठन हुआ था, ये बात हमको याद रखनी है। बस छोटी सी बात है। 1935 में ये सम्मेलन 24वां अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। इसका सभापतित्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया था। और इंदौर में ही एक समिति, जो लिपि सुधार समिति है, उसका वहाँ पे गठन हुआ था, पहला अधिवेशन। इसके बाद 45 में होता है। तो 45 में जो होता है ये कौन करते हैं? ये नागरी प्रचारणी करती है, याद रखना। नागरी प्रचारणी। ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा ने किया था, और इन्होंने भी एक समिति लिपि सुधार हेतु बनाई थी। ठीक है। तो अब 47 की बात आती है। 47 में नरेंद्र देव आ जाते हैं, और इन्होंने कहाँ पे किया था? लखनऊ में किया था। ठीक है। 31 जुलाई इन्होंने नरेंद्र देव के अध्यक्षता में यहाँ पे एक समिति का निर्माण हुआ। अब एग्जिट सन याद करेंगे। 1935 में इंदौर में समिति गठन हुई सुधार के लिए, महात्मा गांधी ने सभापतित्व किया था। 24वां ये अधिवेशन था। 45 में कहाँ पे हुई थी? 45 में नागरी प्रचारणी सभा ने किया था, इन्होंने भी एक समिति का गठन किया। 47 में कहाँ पे हुआ था? 31 जुलाई 1947 में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ था। यहाँ भी एक समिति का यहाँ पे गठन किया गया था। ठीक है। और इस जो नरेंद्र देव वाली थी, इसमें कितनी बैठक हुई थी? ये प्रश्न बन सकता है। तो इसमें 9 बैठकें हुई थी। ये बातें हमको ध्यान रखना है। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? 49 वाला इनका आ रहा है, इन 9 बैठकों के बाद यहाँ पे 49 में रिपोर्ट सौंपी थी। जब इनकी रिपोर्ट मिल गई थी तो 1955 में क्या हुआ था? ये 28 और 29 नवंबर की बात है। तो इनके रिपोर्ट के बाद एक लिपि
सुधार संबंधी जो सुझाव हुआ था, यहाँ पे एक परिषद का गठन किया गया था। कहाँ पे? लखनऊ में ही फिर एक परिषद का गठन किया था और उस परिषद के जो अध्यक्ष उपराष्ट्रपति बनाए उस समय के जो थे अध्यक्ष बनाए गए राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जो थे वो उसके बताए। तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं, ये 47 से लेकर के जितने भी हैं ध्यान रखेंगे। जो हमने 47 पढ़ा, 47 के बाद हमने पढ़ा था 47 के बाद पढ़ा था 49 पढ़ा था, 1947, 1949 और 1953, है ना, ये 1953। ये तीन की तीन आपके लखनऊ में नरेंद्र देव से जुड़ते हैं। 97 में इन्होंने भी समिति बनाई थी नरेंद्र देव ने लखनऊ में और खुद उसमें अध्यक्ष पद में थे। 39 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी, है ना, इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी। और 53 में जो होता है यहाँ पे एक परिषद का गठन हो जाता है, लखनऊ में एक परिषद बन जाती है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो राधा कृष्णन होते हैं, उस समय के राष्ट्रपति थे तत्कालीन ये। और इनकी अध्यक्षता में राधा कृष्णन जो समिति है ये एक लिपि सुधार परिषद का वहाँ पे गठन होता है और इसकी अध्यक्षता राधा कृष्णन करते हैं। तो ये तीन के तीन आपके आ जाएंगे लखनऊ नरेंद्र देव से। और जो हमने पहले पढ़ लिए हैं 45 और 47 वो आपको याद रखना है। 45 वाले में नागरिक प्रचारणी था और जो उससे पहले 35 में आए थे वो इंदौर का अधिवेशन था जहाँ पे महात्मा गांधी ने सभापतित्व का काम किया था। ठीक, अब इसके बाद एक अंतिम बिंदु आता है। ये प्रश्न अक्सर बनता है कि किसने देवनागरी की जगह पे, है ना, देवनागरी के स्थान पे रोमन लिपि को महत्व दिया। ये रोमन लिपि को समर्थन देते हैं, ये प्रश्न बनता है। तो आपको याद रखना है ये सुनीति कुमार चटर्जी थे। कौन थे? सुनीति कुमार चटर्जी थे। तो इस तरह से हमने देवनागरी लिपि के बारे में आज अध्ययन किया, समझे इसको। कल हम राजभाषा को लेकर के बात करेंगे और कितनी 14 सितंबर 1949 में जो भारत का संविधान था वो वहाँ पे राजभाषा के रूप में वहाँ पे रखा गया। तो कितने कितने भाषाओं को वहाँ पे राजभाषा में स्थान मिला है, इसको हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए, सुनने के लिए।